हाय गाइस, आज की हम अपनी क्लास में अपना सेल एडाप्टेशन का टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में हाइपरप्लेजिया और हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे एट्रोफी से कंटिन्यू करते हैं। तो हमने जब हाइपरट्रोफी की बात हम जब एट्रोफी की बात करते हैं तो उसमें ये डिफरेंस आ जाता है हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया से। उन दोनों केसेस में हम देख रहे थे कि सेल्स का या तो नंबर में इंक्रीज हो रहा था या फिर साइज में इंक्रीज हो रहा था। लेकिन एट्रोफी के केस में ऐसा नहीं होता। एट्रोफी के केस में हमारा रिडक्शन हम ऑब्जर्व करते हैं ऑर्गन्स में, और ये जो है हमारा प्राइमरली सेल साइज डिक्रीज होने की वजह से होता है। तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं। डिक्रीज इन साइज ऑफ टिश्यूज ड्यू टू डिक्रीज इन सेल साइज। और इसी के साथ साथ अलोंग विद द डिक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारे सेल के अंदर बहुत सारे वेरियस ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, इवन गोल्गी बॉडीज एंड न्यूक्लियस तक, वो जो है कंडेंस हो जाता है और उनका भी डिक्रीज हो जाता है साइज में। रिडक्शन इन साइज ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम जब बात करते हैं एट्रोफी की, तो सबसे प्राइमरी बात ये आती है कि एट्रोफी की वजह क्या होती है। तो सबसे कॉमनली जो हम एट्रोफी देखते हैं वो हम डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स में देखते हैं। जब भी किसी ऑर्गन का विद टाइम यूज कम हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने थाइमस का केस बनाया हुआ है फिजियोलॉजिकली में। थाइमस का क्या होता है, इन एडल्ट लाइफ हमारा थाइमस का जो सेक्रेटरी फंक्शन है वो बहुत ज्यादा एलिमिनेट हो जाता है। तो सिंस उसका यूज नहीं होता है, तो हमारी बॉडी उस पर अगर उसको अभी भी सस्टेन करेगी एक बड़े ऑर्गन की साइज में, तो दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो इसीलिए जो है हमारा थाइमस एज वी बिकम एडल्ट इन्वॉल्व हो जाता है। तो इन एडल्ट लाइफ involution of thymus is observed. Evolution of thymus is observed, जो कि हम देख भी सकते हैं। हमारा यंग थाइमस जो है वो हमारा काफी सिग्निफिकेंटली बड़ा है साइज में, और आफ्टर नॉर्मल एज जो है ये हमारा कम हो जाता है। और ये क्यों हो जाता है, फॉक्स 1 जीन होती है उसके एक्सप्रेशन की वजह से हो जाता है। जैसे जैसे उसका एक्सप्रेशन कम होता जाता है तो हमारा जो थाइमस की ग्रोथ का स्टिमुलस है वो कम हो जाता है। ऐसे ही हम एक और चीज जो नोट करते हैं फिजियोलॉजिकली, मैं आपको दिखा देता हूँ कि बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में हमें दिखेगा। बहुत सारे एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रिकर्सर्स होते हैं हमारे डेवलप्ड ऑर्गन्स की फॉर्मेशन के, जैसे कि थायरोग्लॉसल डक्ट। थायरोग्लॉसल, तो जो हम थायरोग्लॉसल डक्ट की बात करें, इट इज इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड की फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होता है। और जैसे हमारी थायरॉइड ग्लैंड डेवलप हो जाती है इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, हमारा थायरोग्लॉसल डक्ट का भी बिल्कुल सिमिलर थाइमस की तरह ही इन्वॉल्यूशन हो जाता है। और ये हम कब देखते हैं, ये हम देखते हैं इन फीटल लाइफ। फीटल लाइफ दो जगह पे हमने देख लिया फिजियोलॉजिकली। और अब हम ये डिस्कस करते हैं पैथोलॉजिकली हम एट्रोफी कब ऑब्जर्व करते हैं। तो पैथोलॉजिकली हम सबसे कॉमनली जो वो एट्रोफी देखते हैं वो अगेन डिसयूज एट्रोफी होती है। डिसयूज एट्रोफी, दिस इज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ प्लास्टिक कास्ट, और ये स्केलेटल मसल्स में बहुत कॉमनली दिखती है। तो हम स्केलेटल मसल्स में देखते हैं, स्केलेटल मसल्स के केस में हम देखते हैं कि जैसे अगर किसी का भी कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इंजरी हुई है, तो इंजरी के बाद हम लोग जिससे बोन्स फिक्सेटेड रहे और बोन्स का जो फॉर्मेशन है, फिर से उसका जो रिजंक्शन है वो प्रॉपर हो, हम उसके लिए प्लास्टर कास्ट इस्तेमाल करते हैं। और वो प्लास्टर कास्ट इस्तेमाल करने से यही होता है कि हमारी जो वो मसल है, जो वो वाला पार्ट है वो मूव नहीं होगा, विच इज बेनिफिशियल फॉर बोन फॉर्मेशन। बट उसका एक साइड इफेक्ट ये होता है
कि सिंस हमारा जो बॉडी पार्ट है मूव नहीं कर रहा है, तो हमारी मसल की जो है बिल्कुल मूवमेंट स्टॉप हो जाता है, तो हमारी बॉडी को लगने लगता है कि अब ये मसल यूज की नहीं बची है। तो ऐसे केस में वो मसल का एट्रोफी हो जाती है और उसका जो है बिल्कुल रिडक्शन इन साइज हो जाता है, विच वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व इन दिस डायग्राम। If we compare the लेफ्ट लेग ऑफ दिस पर्सन टू हिज राइट लेग, तो हम बहुत ऑब्वियसली देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट लेग इज थिन। तो मसल्स बिकम थिनर। ठीक है, ये हम डिसीज एट्रोफी के केस में देख सकते हैं और इसका हमारा एग्जांपल हो गया प्लास्टर कास्ट। एंड अगेन, ये क्यों होता है हमने डिस्कस कर लिया, बिकॉज ऑफ डिसीज। ऐसा नहीं है जैसे हमने दोनों केसेस अभी तक डिसीज एट्रोफी के डिस्कस कर रहे हैं कि सिर्फ डिसीज से ही होता है, इट कैन आल्सो बी बिकॉज ऑफ इस्कीमिया। इस्कीमिया, now the thing about ischemia atrophy is कि this is very commonly seen in our brain, example brain, in conditions which will be very similar to stroke। हम ये नोटिस करते हैं कि जो है हमारी ब्लड सप्लाई ब्रेन की कम हो जाती है, और if that remains for a very prolonged time, तो we notice कि हमारी ब्रेन की जो हमारी सेल्स हैं उनका साइज डिक्रीज हो जाता है इन ब्रेन ड्यू टू ischemia। ischemia, now I hope all of us know ischemia क्या होता है। ischemia is basically decreased blood supply, decreased blood supply। एक और पैथोलॉजिकल कॉज मैं आपको दिखा देता हूँ, पोलियोमाइलाइटिस के केस में बहुत कॉमनली देखी जाती है एक टाइप ऑफ एट्रोफी जिसको हम बोलते हैं डीनर्वेशन एट्रोफी। डीनर्वेशन एट्रोफी, अभी हम नाम से ही समझ पा रहे हैं बहुत क्लियरली कि नर्व सप्लाई हमारी रिमूव हो जाती है। डी जब भी हम ऐड करते हैं तो दैट बेसिकली मींस रिमूवल ऑफ दैट स्टिमुलस। तो हमारी नर्व सप्लाई अगर डैमेज हो जाती है तो हमारी मसल के पास जो है कोई भी उसके जो सिग्नल्स हमारे ब्रेन भेजता है कि उसका मूवमेंट होना है, वो आ नहीं पाएंगे। तो इवन व्हेन द मसल इज हेल्दी, इवन इफ द मसल इज हेल्दी, उसकी नर्व सप्लाई नहीं आ रही तो उसका फंक्शनल पर्पस तो लूज हो गया कि वो जो मूवमेंट अपना ऑफर करती थी वो मूवमेंट हो नहीं पा रहा है। तो उस चक्कर में हमारी फिर मसल एट्रोफी कर जाती है क्योंकि उसका यूज नहीं है। तो बेसिकली डैमेज ऑफ नर्व फाइबर्स लीड टू लॉस इन फंक्शन ऑफ मसल्स एंड दिस लीड्स टू एट। अब इसके बाद हम एक फाइनल टाइप डिस्कस करेंगे जो कि होता है जनरलाइज्ड एट्रोफी। जनरलाइज्ड एट्रोफी which is very commonly seen in the cases of starvation। तो जहां तक हम स्टारवेशन की बात करें तो हमारी बॉडी में अगर जो है कोई इंसान ढंग की डाइट नहीं अफोर्ड कर पा रहा है और वो ढंग से नहीं खा रहा है, तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी के पास न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई। तो सीधी सी बात है, अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो इट विल प्रेफर टू सप्लाई मोर वाइटल ऑर्गन्स लाइक आवर ब्रेन एंड लाइक आवर हार्ट, और वो मसल्स और बाकी पेरिफेरल ऑर्गन्स जिनके बिना हमारी बॉडी कैन फंक्शन रिलेटिवली ओके फॉर सम टाइम, उनको जो है सप्लाई कम कर देती है। तो वी कैन सी दिस इन प्रोटीन एनर्जी malnutrition disorders लाइक क्वाशियोकर एंड मरासमस, कि स्पेसिफिकली पीडियाट्रिक्स में बहुत दिखता है ये कि बिल्कुल जो है पतले बच्चे होंगे हमारी, उनकी मसल जो है बिल्कुल ग्रोथ जीरो होगी, उनके जॉइंट्स बहुत एक्सपोज दिखेंगे, उनका रिब केज बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा, उनकी चेस्ट बहुत प्रोमिनेंट दिखेगी। तो स्टार्वेशन की केस में जनरलाइज्ड एट्रोफी देखी जाती है और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक कि एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे नहीं करती है, पूरी जनरलाइज्ड बॉडी को टारगेट करती है हमारी। अब हम इसके एक बार मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस डिस्कस कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अगेन हम हमेशा ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक के लेवल में पढ़ते हैं। तो ग्रॉसली हमें बहुत सिंपल चीज ऑब्वियसली दिखेगी कि हमारे ऑर्गन्स का साइज विल बी, ऑर्गन साइज
is decreased. एंड माइक्रोस्कोपिकली हमें क्या देखा है, वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड बाय द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम कि एक नॉर्मल सेल का जो साइज है वो हमारा एट्रोफी में डिक्रीज हो जाएगा, एंड एसोसिएटेड विद दैट देयर विल आल्सो बी अ डिक्रीज इन द size of our cell organelles. Decrease in size of cell, first point, and secondly reduction in size and number of cell organelles. Cell organelles. So that is what we need to study about atrophy. इसके बाद हम अपने लास्ट मेजर सेल अडेप्टेशन के बारे में आते हैं जो कि है मेटाप्लेजिया. नाउ व्हाट इज मेटाप्लेजिया? मेटाप्लेजिया इज बेसिकली अ रिवर्सिबल चेंज. सबसे पहली बात तो ये पढ़ लो, अभी तक के जो चेंजेस थे वो उसमें से इस लेवल तक वो रिवर्सिबल होते हैं और उसके बाद वो जो है इरिवर्सिबल हो जाते हैं. मेटाप्लेजिया इज यूजुअली फुल्ली रिवर्सिबल. और इसमें होता क्या है, इसमें हमारा अभी तक जो हो रहा था, हमारी सेल का टाइप बिल्कुल सेम, उसका साइज बढ़ रहा था या उसका साइज घट रहा था, लेकिन हमारा टाइप चेंज नहीं हो रहा. इसमें क्या है, वन एडल्ट टाइप ऑफ सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर टाइप ऑफ सेल, एंड दैट एडल्ट टाइप ऑफ सेल इज आल्सो वेरी डिफरेंशिएटेड. तो जो है हमारी फुल्ली एक यूज में आने वाली सेल बनती है ऐसे में, और उसका क्या होता है, उसका कॉज होता है कि जो हमारी नई वाली सेल बनती है विच इज इट इज मोर सुटेबल टू चेंज इन द एनवायरनमेंट. अब इसके लिए हमें एक एग्जांपल देखना पड़ेगा. हम सबसे पहला जो है टाइप्स में एपिथेलियल मेटाप्लेजिया का डिस्कशन कर लेते हैं. एपिथेलियल मेटाप्लेजिया हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑब्जर्व करते हैं इन द केस ऑफ क्रॉनिक स्मोकर्स. तो क्रॉनिक स्मोकर्स के केस में ये होता है, उनका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज ऑलवेज एक्सपोज्ड टू सिगरेट स्मोक अलोंग विद इट्स टॉक्सिन्स. तो जो है वो बार बार जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा, इंजरी करेगा, और इंजरी करने के बाद उसको जो है फिर हमारी बॉडी रिकवर करेगी, और कई बार बहुत बार रिकवर करेगी. तो आफ्टर अ वाइल आवर बॉडी बिकम सुटेड टू दैट चेंज कि सिगरेट जो है वो बंदा स्मोक करेगा और उसके बाद वो सेल डैमेज होगी. तो इस चीज को नेगेट करने के लिए वो एक मोर रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ सेल्स जनरली प्रोड्यूस कर देता है. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के केसेस में वी नोटिस इट कि जो सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लाइंड होता है, उसको चेंज करके उस स्क्वामस एपिथेलियम में कर देता है. स्क्वामस एपिथेलियम इज रिलेटिवली मोर रेजिस्टेंट टू दिस फॉर्म ऑफ इंजरी एंड चेंजेस. इसीलिए हमारी स्किन से लेके हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स तक जो भी ज्यादा चीजें हमारी फॉरेन एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड होती हैं, उन चीजों में हमारी स्क्वामस एपिथेलियम होती है. तो इसीलिए जो है हमारा जस्ट टू मेक द एनवायरनमेंट मोर सूटेबल टू दैट चेंज इन आवर बॉडी, वो हमारा जो है टाइप ऑफ सेल चेंज हो जाता है. तो इसका हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा हो गया एपिथेलियल मेटाप्लेजिया का एग्जांपल. और इसमें जो भी नाम का फर्स्ट वर्ड आता है, जैसे अभी हम एपिथेलियल पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम कॉलमनार पढ़ेंगे, तो दैट सजेस्ट कि किस टाइप की सेल जो है हमारी नई वाली बनेगी. एपिथेलियल मेटाप्लेजिया के केस में हमारी एपिथेलियल सेल्स बनेगी स्क्वामस. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के केस में हम ये नोटिस करेंगे कि कॉलमनार cells will convert to squamous cells, and this will be due to smoking. और जैसे कि मैंने बताया कि इट इज अ फुली रिवर्सिबल चेंज, तो उसका यही पॉइंट बनता है कि अगर वो बंदा अपना स्मोकिंग की हैबिट को छोड़ देता है तो इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक मंथ्स, इट माइट इवन टेक इयर्स, बट वो स्क्वामस सेल्स वापस से कॉलमनार सेल्स में रिवर्स होके अपना जो पुराना फंक्शन था उसको ढंग से परफॉर्म कर पाए. ठीक है. सिमिलर चीज हम सर्विक्स के केस में भी देखते हैं. इन केसेस ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन हम ये देखते हैं कि हमारी जो एंडोसर्विक्स की कॉलमनार सेल्स हैं वो भी स्क्वामस सेल्स कन्वर्ट हो जाती हैं. कहाँ की? एंडोसर्विक्स. एंडोसर्विक्स की सेल्स. ठीक है. और वी कैन क्लियरली सी विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम कि जो हमारी नॉर्मल कॉलमनार एपिथेलियम है, in the presence of external stimuli, it gets converted into metaplastic squamous cells firstly, और वो फिर लेयर होके they become a stratified structure of squamous metaplasia. ठीक है. ये हमने देख लिया
पहले टाइप के बारे में। सेकेंडली अब हम देख लेते हैं कॉलमनार मेटाप्लेजिया के बारे में। तो जैसे कि जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया ही है कि जो हमारा नाम का फर्स्ट टर्म है उससे हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो किस टाइप की सेल बनी है। तो इस केस में जैसे लास्ट केस में होता है उसका बिल्कुल उल्टा हो कि स्क्वामस एपिथेलियम एपिथेलियम gets converted to columnar epithelium epithelium। और ये हम जो है बैरेट सीसोफेगस के एग्जांपल से इसको हम डिस्कस करते हैं। बैरेट सीसोफेगस में जो कॉलमनार एपिथेलियम होती है इट गेट्स कन्वर्टेड टू अ फॉर्म व्हिच इज वेरी सिमिलर टू आवर इंटेस्टिनल कॉलमनार सेल्स। तो इसको हम इसलिए इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया बोलते हैं। इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया बोलते हैं। ये क्यों है कि हमारी जो सेल्स है इंटेस्टाइन जैसी बन गई, इसोफेगस की कोई डायरेक्ट कनेक्शन, इमीडिएट डायरेक्ट कनेक्शन तो अगर हम सोचेंगे तो हमें क्लियरली नहीं समझ में आएगा कि जो हमारी सेल्स बनी वो क्यों बनी। तो इसके लिए हमें डेप्थ में जाना पड़ेगा रीजन की कि ऐसा हुआ क्यों। बैरेट्स मेटाप्लेजिया में क्या होता है कि हमारा इसोफेगस का जो स्फिंक्टर है वो ढंग से काम नहीं करता है और इस वजह से जो स्टमक के गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं इंक्लूडिंग द गैस्ट्रिक जूसेस वो ऊपर ऊपर आ जाते हैं इफ्लक्स होके और इसोफेगस की जो है मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। एक नॉर्मल जो हमारा इसोफेगस है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है और गैस्ट्रिक कंटेंट जो है हमारे स्टमक में ही रहते हैं, लेकिन इस केस में क्या है वो एक्सपैंड कर जाता है और हम यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि गैस्ट्रिक कंटेंट्स हमारे इफ्लक्स हो होके जो है इसोफेगस में जाते हैं और उसको डैमेज करते हैं। अब अगेन सिमिलर प्रोसेस होगा कि इसमें भी सेल इंजरी होगी और वो सेल क्रॉनिकली इंजर हो के हमारी बॉडी जो है प्रीकर्सर सेल्स जिससे सेल बनती है उसको ही रिप्रोग्राम कर देगी कि तुम जो है अब स्क्वामस एपिथेलियम से हमारा काम नहीं हो रहा है, वी नीड अ फॉर्म दैट इज मोर डाइजेस्टिव दैट इज मोर रिसेप्टेंट टू द गैस्ट्रिक कंटेंट्स। और वो हमारी इंटेस्टिनल कॉलमनार सेल्स होती हैं। तो इसलिए जो है हम ऑब्जर्व करते हैं कि इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया होता है। ऑल्सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमारी cells हैं वो mature squamous cells हैं and they further get converted to a simple multi-layered structure of columnar epithelium और फिर जो है स्पेशलाइज हो के इंटेस्टिनल सेल्स जैसी बन जाती हैं और बिल्कुल इंटेस्टाइन जैसी हमें अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो वैसी हमें सेल्स इस केस में ऑब्जर्व होगी। ठीक है, बैरेट esophagus इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर दिस। ऑब्वियसली ऐसी इंटेस्टाइन होगी तो वो अपनी मेन फंक्शंस नहीं कर पाएगी, तो देयर इज डिफिकल्टी ईटिंग व्हिच इज dysphagia। तो इसका जो मैकेनिज्म होता है हम मेटाप्लेजिया का इन जनरल मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो जो मैंने बताया इसका मैकेनिज्म होता है रीप्रोग्रामिंग ऑफ प्रीकर्सर। प्रीकर्सर सेल्स। नाउ व्हाट इज प्रीकर्सर सेल्स? प्रीकर्सर सेल्स हमारी वो सेल्स होती हैं जो हमारे किसी भी टिश्यू के डिफरेंशिएशन फॉर्म की जो सेल्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हमारी टिश्यू की सेल्स जो है डायरेक्टली डिफरेंशिएटेड नहीं बनती हैं, वो जो है किसी ना किसी फॉर्म में होती है, जैसे कि दो प्राइमरी टाइप की सेल्स हो जाती है स्टेम सेल जिनसे जो कि बहुत टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं और वो फर्दर डिफरेंशिएट होकर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बनाती हैं। और हमारी अनडिफरेंशिएटेड मेसेंकाइमल सेल। अनडिफरेंशिएटेड मेसेंकाइमल सेल्स होते हैं हमारी जो हमारी जिनमें हमारी रिप्रोग्रामिंग हो जाती है तो वो चेंज्ड सेल टाइप को फॉर्म करते हैं। सेल टाइप जो है फॉर्म होती है हमारी और ये जो हमारी होती है ये हमारी सूटेबल होती है टू द न्यूरल। तो इट इज टेक्निकली स्पीकिंग एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हो गया ये हमारी बॉडी का कि जो बार बार डैमेज हो रहा था उसको प्रिवेंट करने के लिए उसने अपनी सेल की टाइप ही चेंज कर। ठीक है, तो इतना हम लोग जो है मेटाप्लेजिया के केस में अपने पढ़ेंगे, बाकी हम इसके आगे का अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस।